चलिए वो सूत्र को पूरा करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैंने बोला था कि 12 हाउस में कोई अगर शुभ ग्रह हो और 12 का लॉर्ड और अष्टम का लॉर्ड युति ना हो, कोई भी शुभ ग्रह के साथ उसका दृष्टि या युति ना हो, तो भी बंधन योग होगा। बट बंधन योग ऐसा होगा, वो राज दरबार में पहुंचेगा तो जरूर, यानी कोर्ट में पहुंचेगा, बट उसका सजा नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई भी सजा या राजदंड भोगेगा नहीं। लेकिन वहां पे अगर कोई भी अशुभ योग कारक ग्रह हो जाए और अष्टम भाव और भावेश, यानी अष्टम का जो भाव का लॉर्ड है, वो अगर कमजोर हो जाए, तो फिर ऐसे जातक राज दंड भी पाएगा, जुर्माना भी लगेगा, और हो सकता है इसके अंत तक इसको फांसी का सजा भी हो जाए। ये भी एक बंधन है। या सर बोलिए मैम। इसको आप कल सर इसको आप कल थोड़ा सा ना कुंडली पे समझा दीजिएगा। मैम ये सब मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, तो ये जी जितने जी। भी सूत्र आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सारे सूत्र मैं सबका है मेरे पास, सबका कुंडली है, मैं सबको ठीक है बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। सर आपने एक बात कहा है कि ट्वेल्थ जी। लॉर्ड में 12वें घर में शुभ ग्रह हो, ठीक है। जी। फिर कहा आपने कि 12वें घर का स्वामी का संबंध 8वें घर के लॉर्ड के साथ ना हो। जी। अगर 12वें घर में शुभ ग्रह हो, ठीक है, हम्म। और 12th का लॉर्ड का संबंध 8वें के साथ हो, हम्म। मतलब सब द्वादशेश और अष्टमेश दोनों की युति हो, हम्म। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में कुछ नहीं होगा, फिर बंधन योग बार नहीं होगा। वो भी एक तरह का बंधन योग होगा, सॉरी, वो कारादंड या इस तरह का बंधन योग नहीं होगा, बट वो भी एक तरीके का बंधन योग होगा। और वो बंधन योग होगा, आपके घर परिवार में आप पिसे जाओगे, कलू के वलद के जैसा, कलू के वैल के जैसा। वो भी एक बंधन योग है, बिल्कुल बंधन योग है, क्योंकि वो राजग्रह राजयोग कारक बंधन योग है। अच्छा। दूसरा आपने कहा अष्टमेश कमजोर हो जाए है नहीं, अष्टमेश कमजोर तो हो जाए। राजदंड होगा। अष्टमेश मैं ये तो, हाँ। बाकी सारे तो बंधन योग मैंने घर का बताया था, मैं कुछ ये सरकारी योग का भी नहीं, बता रहा था। तो सरकारी योग सर का आपने कहा जो, कि जी बोलिए। जी बोलिए। अष्टमेश कमजोर हो, और यदि अष्टमेश उच्च का हो जाए तो? तो भी वैसे ही होगा। वो राज, उसका केस तो चलेगा, मुकदमा चलेगा, बट उसको कोई सजा नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग दूसरी जगह पे चलते हैं। कल प्रेरणा हम लोग कहाँ पढ़े थे? मैंने संन्यास योग के बारे में बताया था ना सारा। आज चलिए आप लोगों को एक नया चीज देता हूं, जो शायद आप लोगों को बहुत या तो मिला ही नहीं होगा, या मिला भी होगा तो अस्पष्ट मिला होगा। मैं भाग्योन्नति का यानी भाग्योदय का एग्जैक्ट उम्र क्या होगा, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। शायद अच्छा लगेगा ये क्लास आप लोगों को। यस सर। ओके। एक्चुअली देखिए, जैसे इससे पहले मैंने ऑलरेडी बताया था कि मतलब सौभाग्य कब होगा, स्वदेश में होगा या विदेश में होगा, है ना? भाग्य का एग्जैक्ट मतलब कंडीशन कैसा होगा, भाग्योदय क्या शादी से पहले होगा या बाद में होगा,
बट इससे इससे पहले मैंने एग्जैक्ट उम्र नहीं बताया था, या किस उम्र में या किस कंडीशन में ऐसा होगा, वो चीज मैंने नहीं बताया था। आज थोड़ा सोच रहे हैं, चलो उसको कंप्लीट कर देते हैं कि भाग्योदय किस उम्र के आसपास होगा। इसके कुछ सूत्र हैं, मैं वो सूत्र आप लोगों को दे दे रहा हूं। इसको आप अपने अपने कुंडली पे यूज करना, और फिर मुझे बताना, और अपने क्लाइंट के कुंडली पे भी यूज करना, फिर मुझे बताना। पहला, सूत्र नंबर 1, सूर्य। पहले, सबसे पहले आप सूर्य को देखो। सूर्य मान लीजिए कोई भी भाव में होगा, या कोई एक अवस्था में होगा। एम आई राइट? यस। और वो जो भी अवस्था में होगा, या तो माने कमजोर होगा, या तो फिर बलवान होगा। बस आपको उठाना है उस भाव की कारकता को। उस भाव की कारकता, कारक कारक तत्व या कारकत्व या कारकता, आप जो भी बोले, जो भी वर्ड यूज करें, उसके अनुसार आप शुभाशुभ फल देखिए। और आपको लगेगा या आपको मिलेगा, देखिएगा कि जातक आफ्टर 22 ईयर्स उसका भाग्योदय हो रहा है। समझ में नहीं आया हो तो फिर दोबारा बताता हूं। नहीं सर, एक बार फिर से क्लियर करिए। सूर्य माने कब 22 ईयर्स में भाग्य दे देगा? बिल्कुल, क्यों बिल्कुल, देगा? बिल्कुल, वही लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं ना। ये मा- सूर्य के हिसाब से ये चीज हम देखेंगे, क्योंकि सूर्य अपने जितने जुडिया का, जितने हमारे ग्रह मंडल है, नौ नौ ग्रह हैं हमारे यहाँ आयुर्वेद माने ज्योतिष में। हम्म, और नए ग्रह में से सबसे मुख्य कौन है? सूर्य है। तो सूर्य को सबसे पहला आपको देखना है। तो सूर्य कोई भी भाव में आपके जन्म कुंडल में कोई भी भाव में होगा, या कोई भी एक अवस्था में तो होगा ना भाई। या तो वो उच्चस्थ होगा, या नीचस्थ होगा, या न्यूट्रल होगा, कोई भी तो एक अवस्था में होगा वो। हम्म, यस और नो? यस। ठीक है, एक ठीक। अवस्था में होगा। तो बस आपको देखना है कि वो क्या कमजोर है, या वो बलवान है। अगर बलवान है तो फिर 22 ईयर्स के बाद उसकी भाग्योन्नति होगी। कमजोर होगा, थोड़ा लेट से होगा, प्लस माइनस सूर्य की आयु को, नैसर्गिक आयु को जोड़ दीजिए। क्लियर? ये प्लस माइनस नैसर्गिक आयु का क्या मतलब है? नैसर्गिक आयु सूर्य का, ऐसे आयु के हिसाब से सूर्य का 20 ईयर्स होता है। अच्छा, ठीक। बट बट हम यहां 9 ईयर्स को लेंगे। नैसर्गिक आयु सूर्य का 20 ईयर्स होता है, बट यहां हम लेंगे 9 ईयर्स ओनली। मैंने 9 साल और जोड़ दीजिए उसके, उसके बाद अच्छा। उसका भाग्योदय होगा। ये फॉर्मूला है, ये बृहस्पति जातक का कंप्लीट फॉर्मूला है। इसमें मतलब आप ना तो मैं कोई क्वेश्चन कर सकता हूं, ना इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकता यानी सूर्य अगर किसी भी तरह से पीड़ित होगा तो उसमें 22 में 9 और जोड़ देंगे। हूं। और 9 जोड़ दीजिए, मतलब 31 से उसका
भाग्योन्नति होगा। बट अगर वो सबल होगा तो 22 ईयर्स में वो इधर आईएएस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। उसके माने भाग्योन्नति उसी समय है, और वो बड़े ओहदे में नौकरी करने वाला होगा। ठीक है। ऐसी सर अवस्था में सूर्य अगर, सबल होगा क्या? बोलिए। हाँ, सूर्य की सबलता और निर्बलता कैसे देखी? भैया मेरे, सबल किसको देखेंगे, कैसे देखेंगे? हाँ, अपनी राशि में हो, अपनी नवांश में हो, ठीक है। अपनी मित्र हम्म, राशि में हो, या अपने त्रिकोण में हो, मूल त्रिकोण में, अपनी मूल त्रिकोण में हो, है ना? हम्म। तो ऐसे ही देखा जाता है कि उसके स्ट्रेंथ कितना है, सबल कैसा है। ये तो हजारों बार हम लोग ऑलरेडी बताए हुए हैं, है ना लक्ष्मी जी? जी सर। लेकिन सर हमारी तो कुंडली में सूर्य सिंह राशि के अंदर है, तो ये हाँ, तो तो सबल ही आपका हुआ। आपका सबल है। तो फिर 22 ईयर्स में तो भाग्योदय नहीं हुआ। वो अलग और भी कोई कंडीशंस होगा, वो देखना पड़ेगा आपके सर कुंडली में। सर, उस पे ना आपको वहाँ देखना पड़ेगा, कोई मेलेफिक एस्पेक्ट वगैरह तो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लक्ष्मी मैम सही बोल लेकिन मैं अगर अर्निंग को देखा जाए तो मैं तो 17-18 साल से ही अर्निंग करना शुरू कर दिया था, अगर रहे। कुछ भी भाग्योदय हो तो उसके हिसाब सत्रह से अठारह देखें। से अगर अर्निंग किए हैं तो अगर आपका सूर्य अच्छा है तो सूर्य जो है ना प्लस हम्म, माइनस 5 इयर्स देता है। ओके। सूर्य प्लस माइनस 5 इयर्स, अगर सबल सूर्य है तो सूर्य प्लस माइनस 5 इयर्स देता है। ठीक है। जैसे हम आयु विचार करते हैं ना तो प्लस माइनस 6 इयर्स बोलते हैं ना, वैसे ही इसमें हम्म, सूर्य में प्लस माइनस 5 इयर्स माना जाता है, क्योंकि वो पंचम का अधिपति है। तो 5 इयर्स को उसको हम्म, ऐसे ही जोड़ा जाता है। ठीक है। वैसे अगर ओके। चंद्रमा होगा तो सूर्य से 2 साल अधिक होगा, यानी 22 के प्लस 2 साल और जोड़ दीजिए तो वो 24 साल का होगा। मंगल का होगा तो चंद्र से 4 और जोड़ दीजिए, यानी 24 + 4 और, यानी 28 साल साल में होगा। बुध होगा तो मंगल +4 इयर्स, हम्म, यानी 32 इयर्स। हम्म, वैसे इस हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रख्यात गुरुवर होते हैं। गुरुवर के हिसाब से हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में 16 साल को बालिग के रूप में माना गया था। आप लोग शायद सुने होंगे या आपने कोई भी किताबें वगैरह पढ़ी होंगी। जैसे अभिमन्यु 16 साल का था, बट वो शादीशुदा भी था, और वो चक्रव्यूह में खुद लड़ने के लिए पहले चला गया था। ये गुरुवर की वजह से, यानी जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति अगर होता है तो 16 साल में ही भाग्योन्नति हो जाता है। बट यहाँ जितने भी ग्रह हैं, सबसे प्रोमिनेंट ग्रह मानता हूं मैं शुक्र को। शुक्र ना एक्चुअली और एग्जैक्टली चीजों को सहज तरीके से जीवन में लाने की कोशिश करता है। तो हमारी अगर भाग्योन्नति शुक्र का कारक मिल जाए तो 25 इयर्स में होता है। और 25 इयर्स आप समझ सकते हैं। माने एक कहावत है, मतलब एस्ट्रोलॉजी का एक कहावत है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो कहावत है तो थोड़ा
दूसरी भाषा में, बट उसके अनुवाद कर देता हूं। कहा जाता है 16 में ना हुआ मोटा। मोटा मतलब अगर स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं हुआ 16 में। 25 में ना हुआ बेटा। 25 साल में अगर बेटा ना हुआ हो। 40 में ना हुआ धन। 40 में ना हुआ धन। उसका जन्म बिल्कुल अकारण। ये कहावत है, ज्योतिष में ये कहावत चलता है। मतलब 16 साल में आपके स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी 16 से आप ताकि कंटिन्यू स्ट्रगल कर पाए। इसलिए आपका स्वास्थ्य अगर खराब होगा तो आप स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला बोला हुआ है कि 16 में ना हुआ मोटा। मोटा मतलब मैं ये बहुत फैटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब वो एकदम पूरा हाथी जैसा बन गया, वैसा नहीं है। यहाँ मोटा का मतलब है, वो आमतौर पे उस लैंग्वेज को यूज किया गया था कि वो स्वस्थ स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मतलब हर तरीके से स्वस्थ। और 25 में ना हुआ बेटा। बेटा मतलब कि उसके पुत्र संतान की प्राप्ति 25 में ना हुआ हो तो। और 40 के अंदर उसके धन पूरा ना हुआ। मतलब उसके जीवन में जो जो चाहिए वो सारे, जो धन संपदा की आवश्यकता होगी वो एटलीस्ट 40 ईयर्स में पूरा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका जन्म जो है वो अकारण है। वो उस माने वो आदमी खत्म आदमी है। ये ज्योतिष में एक लेकिन सर कहावत चलता है। लेकिन सर आज के सिनेरियो में तो ऐसा संभव नहीं है ना। आज के डेट में लोग पैर पे खड़े होते हैं तो 28-30 के हो जाते हैं लड़कियां। लड़के तो 30-35 साल पे शादी करते हैं। भैया मेरे देश काल पात्र के हिसाब से इस सूत्र को आप आगे बढ़ा लीजिए ना। हर चीज तो हम लोग तो ज्योतिष में बोलते ही है ना, ये पुराकालीन ज्योतिष बता रहा हूँ, ये कालिदास के समय का ज्योतिष बता रहा हूँ। तो आज के समय के हिसाब से आप उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा ना, देश काल क्योंकि पहले पात्र तो के हिसाब से आपको उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो अभी वो सूत्र बदल जाएगा। लेकिन वो 16 में स्वस्थ, वो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो बदलेगा नहीं। आप अगर 16 ईयर्स में आप अगर अपने आप को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे तो लाइफ भर आप ना तो पढ़ाई में स्ट्रगल कर पाएंगे और ना अपने कामकाज में आप फोकस्ड हो पाएंगे। तो उसको आप चेंज मत करिए। उसके आगे फिर बढ़ा दीजिए, 25 में बेटा की बजाय 35 में बेटा कर दीजिए, है ना। 40 भी हो सकता है। हाँ, अभी तो जिसमें सोनाक्षी सिन्हा एक्चुअली वहां शादी की है। कहने का मतलब ये था कि देखिए, 25 में बेटा होने का मतलब क्या था कि इस व्यक्ति का जब उम्र 40 या 50 साल होगा तो उसका बेटा 15 या 20 साल का हो जाएगा। तो बेटा भी तो घर संसार की बात चीजों को मतलब देखभाल कर सकता है ना। कहने का मतलब इतना ही था। हम्म, तो उन दिनों के हिसाब से ये सही था। आज के हिसाब से देश स्थान और काल पात्र के हिसाब से आप इसको बदल दीजिए। अभी अगर आप 40 में जी। बोलते हैं मोटा या बेटा होने का तो 40 में हो जाए, अपने को क्या है। आप बोलिए तो 50 में या 70 में बेटा हो जाए तो अपने को क्या है। भाई जिनका होगा उनका चलिए, होगा ना। ठीक है, समझ गया। क्योंकि मुझे तो नहीं होने वाला है ना। तो जिनका होगा उनको होगा, उससे क्या, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ठीक है सर। एस्ट्रोलॉजी ऋषियों ने अपने समय काल के हिसाब से लिखा है। अभी तो बिल्कुल रिसर्च इस पे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकदम आप जो बोले वो सही बोले। क्योंकि उन दिनों के ऋषि वो लोग थे, पराशर थे, उसके बाद विदेश जातक वाले बराह जी थे, उसके बाद मिहिर था, फिर कालिदास है, अभी हम लोग हैं, आप हैं, हम हैं।
लक्ष्मी जी हैं, प्रेरणा जी हैं। अभी हम लोग ऋषि हैं, तो अभी हमारे सूत्र चलेंगे और क्या। चलिए अगला लिखिए। शनि होता है तो 36 ईयर्स के बाद भाग्योदय होता है। हम्म। राहु होते हैं तो 42 ईयर्स के बाद होता है। ये चूंकि कलयुग है, इसलिए अजय जी आपकी बात सही है। यहाँ 42 ऑलरेडी राहु का कालखंड माना गया है, पहले ही माना गया था, ये आज का नहीं है। ठीक है। उस समय में भी उन्होंने सोचा था कि चलो जब ये आएगा तो फिर लोगों को अपनी पढ़ाई उड़ाई में इतना दिक्कत हो जाएगा कि वो 35 पीएचडी करते करते 35 साल लगा देंगे। उसके बाद नौकरी करेंगे तो भाग्योन्नति 7 साल के बाद ही होगा। यानी इसलिए 42 राहु का कालखंड को माना था उन्होंने। ठीक है ना। हम्म। लेकिन सर आज के डेट में भी 22 ईयर्स में सक्सेस होते हैं, सूत्र अपनी जगह पर है। और कलयुग है, राहु की व्यवस्था अलग है, ये संदर्भ अलग है। मेरा कहने का नहीं, मतलब है जैसे भाग्योदय जैसे होने आपने की जो कहा उम्र था, है। जैसे आपने कहा था, तो आपकी कही हुई बातों को मैं प्रूव कर दिया ना, फिटोलॉजी कर दिया। नहीं, सर आपकी बातों को फिटोलॉजी कर दिया मैंने। नहीं, मेरा सिर्फ यही कहना था कि वो बेटा वाला बात, धन वाली बात। धन तो कभी भी हो सकता है सर, कभी भी नहीं मैम, है ना। नहीं नहीं सर। किस्मत हो। नहीं सर, एक्चुअली होता है क्या, देखिए एक्चुअली ये जो कहावत एस्ट्रोलॉजी में पैदा हुआ था ना, वो यूं ही नहीं हुआ सर। उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। इस लॉजिक को अगर आप समझ लीजिए तो आपको भी लगेगा वाह वाह, हमारे गुरुओं ने क्या बात कही है। वो उन्होंने क्या कहा था कि 16 में ना हुआ मोटा। मोटा मतलब यहाँ मैं मोटा मतलब बहुत वो ढेपौस, या क्या बोलते हैं हाथी जैसा, या अरे वो पानी वाला तो क्या है। नहीं, मैं समझ गया सर। हाँ, दैट इज द हेल्दी, ए पर्सन शुड बी हेल्दी यस, हेल्थ। इन द एज ऑफ 60। और वहां पे उस समय ये बोला गया था, क्योंकि उस समय के हिसाब से ये था कि 25 में ना हुआ बेटा, क्योंकि वहां शादी होता था 20 या 21 साल, लड़की का उम्र होती हम्म। थी 16 या 18, है ना। हम्म। तो उनका कहना ये था कि 25 साल के अंदर अंदर उसका बेटा अगर हो जाता है, तो ये जब उम्र दराज या ढलान में जब आएगा। अभी तो देखिए अजय जी, हम्म। अभी क्या है ना, 50 52 60 साल में भी आदमी शादी करता है ना। वो जिंदगी में हम्म। इतना उलझा हुआ होता है अपने काम में या अपने स्ट्रगल में, तो भी शादी करना वो भूल जाता है, या शादी करने का हम्म। उसके पास नौबत ही नहीं आता है, समय ही नहीं आता। जब वो फिर 50 माने समथिंग प्लस में जाता है, तो उसको लगता है यार मैंने तो शादी ही किया नहीं, तो मेरा वंश कैसे चलेगा आगे। तो फिर ये 50 से 60 तक वो शादी कर लेता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं ये सर शादी ये गुनाह है। ठीक है। एक्चुअली सर, एस्ट्रोलॉजी तो पर्सनल, व्यक्ति टू व्यक्तिगत निर्भर करता है ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। लेकिन वहां पे देखिए हम मास इस का तो एक सूत्र होता है ना सर, मास का सूत्र होता और है। और मास का सूत्र होने के बावजूद भी हम लोग बोलते हैं ना, देश स्थान काल और पात्र। पात्र मतलब द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के हिसाब से, अब उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से मैं ये जो सूत्र दे रहा हूं, ये इन जनरल, इन जनरल, जनरल है, हाँ, व्यक्ति यहाँ व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं, यह मास चीजें पीपुल के सेट लिए, नहीं करते। यहाँ मास पीपुल के लिए। हम्म। अब इन जनरल अगर आप सूत्र हम्म। को चाहिए होता है, तो फिर उसके उसके कुंडली के आधार पे हम बात करें, है ना लक्ष्मी मैम। जैसे सर मैं,
हाँ। पर टोटल टोटल एस्ट्रोलॉजी जो भी है वो अपने समय में लिखी गई थी, और बिल्कुल। आज इतने वर्षों बाद देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि हमारे यहाँ चार अवस्थाएं बोली गई थी: बाल्य अवस्था, युवावस्था, या जो भी तरीके से 25-50 की उम्र बोली गई थी। 25 में वो, मतलब समझ लीजिए कि अपनी ग्रस्त जीवन को चलाता था, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश काल परिस्थिति बदल चुकी है। बिल्कुल मैम, एकदम 100% आप सही बोल रही हैं। बस थोड़ा सा माइनस प्लस करके अपने आप कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे विवाह की बात होती है, कहीं पे विवाह को 18 साल जल्दी मानते हैं, कहीं पे 25 साल जल्दी मानते हैं। तो हम बिल्कुल लोग मैम। अपने वातावरण के हिसाब से कैलकुलेट करके आगे पीछे गणित को घुमा देते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन एक 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 चीजें तो स्पेसिफिक होती है मैडम एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि हाँ सर, सर आपकी कुछ किस्मत कुछ आप सूत्र, किस समय आप कर कुछ रहे हैं। सूत्र जैसे ऐसे मेरे जीवन होते हैं। में, हाँ हाँ, आपके जीवन जैसे में आप दुख कब होगा, सुख जैसे कब होगा, आपने कहा मंगल ना कब नहीं कि होगा। आपने 17 साल 18 साल में प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया सर, तो उसके सूत्र ना हम्म। एक्चुअल में ना, देखिए ज्योतिष की ना बहुत सारी विधाएं हैं, तो हो सकता है कोई विधा यहाँ पे न लगती हो, और जो आपने 17-18 साल में आपने प्रोग्रेस करी, वहां कोई दूसरी विधा लगती होगी। नहीं नहीं तो मैम, उस वजह वो विधा तो लग गया। वो मैंने चूंकि कौन। बोला सूर्य, इनका कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो एकदम बहुत सबल है, क्योंकि वो अपने घर पे है। तो वो +- 5 इयर्स देता है। वो तो हाँ इनका सर, विधा तो तो आप लग गया। आपने चलिए बता मैं दिया थोड़ा सा सर। आगे, अब आप लोगों को थोड़ा और आप लोगों की ये सारे क्वेश्चन की थोड़ी समाधान कर देता हूँ, समाधान दे देता हूँ। ठीक है। एक्चुअली सूर्य +- 5 इयर्स में तो देता है 22 इयर्स। जी सर। और यहां से स्टार्ट करके ना वो 8 इयर्स तक कंटिन्यू देता है, बीच में गैप करता है। 40 + 48। हाँ, 22 से 40 48। 48 कंटिन्यू करता है। वो तरक्की अच्छा देते ही चला जाता है। 48 में फिर वो डामाडोल की स्थिति लेके आता है। सर, तो यहाँ पे चाहे सूर्य की दशा हो चाहे न हो। बिल्कुल मैम, 100%। आप ये मैं जो बता रहा हूं ये आप लोग माने इसको समझ लीजिए, ब्रह्म वाक्य है, लिख लीजिए। तो सर ये हमने 9 ग्रहों की जो एज निकाली, तो पत्री ना में सब चेक मैम, करना होगा। कोई भी यहाँ पे ना तो ग्रह मानी है और ना कोई सूत्र मानी है। मैं जो बोल रहा हूं बस इसको लिख लीजिए। ठीक सर। सूर्य 22 +- 5 देता है, और 48 इयर्स तक का ये कंटिन्यू देता है। ठीक। उसके बाद आपको ना एक डामाडोल स्थिति में लेके आता है, लेकिन पैसा कम नहीं करता है मैम। ओके सर। 48 इयर्स के बाद एक 6 साल, सॉरी 5 साल, क्योंकि +- 5 बोला था मैंने, तो 5 इयर्स का एक वक्त देगा मैम, जहां आप डमाडोल परिस्थिति में रहेंगे। आपकी अर्निंग कम नहीं होगी, लेकिन आपके फोकस कम हो जाएंगे जीवन के प्रति। ये लिख लीजिए। ये कोई भी सूत्र में कोई सूत्र नहीं दे रहा हूं, ये अपने लाइफ स्टडी दे रहा हूं। बट वो अप टू 70 इयर्स तक सूर्य पैसा, नेम, फेम, बहुत कुछ देता है। लिख लीजिए इसको। जी। मैंने बोला 22, सूर्य की बात हो रही थी, मतलब जब आप लोग इतने गहन अध्ययन में चले गए, तो मैं थोड़ा सा बहुत एडवांस लेवल की बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। और ये एक ही बार होता है, ये कभी कभी होता है।
इसको लिख लीजिए, फिर आइंदा हो सकता है मैं दोबारा कभी ना बोलूं। 22 ईयर्स सूर्य का होता है, ±5 ईयर्स का होता है, और 48 तक निरंतर प्रगति देता है। उत्तरोत्तर जो है वो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए ले चला जाएगा। बट 48 के बाद 5 ईयर्स तक वो आपको डामाडोल परिस्थिति में लाएगा, आपकी मेंटल कंडीशंस को माने चकनाचूर कर देगा। बट यहां आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ेगा नहीं, लेकिन उसके बाद फिर +5 ईयर्स यानी 53 से लेके 70 ईयर्स तक आप फिर फोकस्ड रहेंगे, और आपकी जीवन में आप प्रख्यात आपको होना ही है। आप लिख के रख लो, लाल कलम, काला कलम, हरा कलम, कोई भी कलम से लिख लो। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग मुझे फिर बाद में बताना, सर आपने ऐसा बोला था। ये हुआ नहीं मेरे साथ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि फ्री क्लासेस में ये सब सूत्र मैं दूंगा। चलो आज मूड आ गया। अजय जी, आपने आपने मुझे छेड़ लिया। आगे लिखो। सूर्य मैंने बता दिया, चंद्र लिखो। चंद्र लिखो। 24 साल ±5। कंटिन्यू 49 ईयर्स। कंटिन्यू 49 ईयर्स। वो आपका शुभाशुभ फल देता रहेगा। ये दोनों प्रोमिनेंट है। अब मैं थोड़ा शुभ फल की भी बात कर देता हूं। आगे का रिसर्च मेरा उतना पूरा नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा इसमें जो जो एज मैं बता रहा हूं बस उतना ही लिखना। आगे आप लोग रिसर्च को कंडक्ट करते रहना। मंगल 10 ईयर्स में सबसे पहला देता है फेम। उसके बाद देता है 39 ईयर्स में। आगे का अभी तक वो वैसा कोई कुंडली मिला नहीं कि मैं उसको रिसर्च को और कंटिन्यू ले जाऊंगा, नो डाउटली। बट अभी तक मेरे पास जो रिसर्च है मैं उतना ही बता सकता हूं आपको। बुध 20 ईयर्स में पहला फेम देता है। उसके बाद देता है 54 ईयर्स में। आप लोगों ने देखा होगा कि 20 ईयर्स का मैंने सॉरी, वो 10 ईयर्स का एक बच्चा इंडियन आइडल हो गया, देखा है ना। यस सर। तो ये मंगल का करिश्मा है। बुध मैंने जैसे बताया 20 ईयर्स का पहला सक्सेस, माने एकदम वर्ल्ड फेमस जिसको बोले जाते हैं। सर मंगल में पहली एज क्या बताई आपने? मंगल मैम पहला तो 10 ईयर्स का होता है। 10 इयर्स बस उसके बाद बस। होता है 39 ईयर्स का। जी जी सर। बुध का होता है 20 और 54। जी सर। गुरु का तो होता है मैम 24 स्टार्टिंग और 56
शुक्र का होता है 6 and 52। ये कंफर्म है, कंफर्म, मैं जो कंफर्म बता रहा हूं वो कंफर्म है। अभी ये जो एजेस बता रहा हूं ये कंफर्म है। माने होना ही है। तो सेटर्न सर का एक होता बात है। बताइए, अगर किसी का दो जी। तीन ग्रह बलवान हो, तो फिर इतने सारे एजेस में उसकी फेम की प्राप्ति होगी। हाँ, वो जैसे थोड़ा सा मान लिख लीजिए लीजिए किसी सर, के पूरा सूर्य लिख जी लीजिए, फिर बलवान उसके है। बाद सारे ग्रह की आप कुंडली देख लीजिएगा। थोड़ा लिख लीजिए क्यों, वो समय बहुत कम है। आ, हो सकता है मैं भूल जाऊं फिर, क्योंकि ये सब तो कभी कभार याद आता है ना सर। लिख लीजिए। सेटर्न। हाँ, ले, हाँ सेटर्न लिखिए 39 ईयर्स। उसके बाद होता है 82 ईयर्स। और राहु के लिए वही सेम चीज है जो आफ्टर 42 मैंने आपको बताया था, वही सेम चीज। आफ्टर 42 राहु कहीं किसी को भी माने एकदम फर्श से अर्थ तक ले जा सकता है, किसी भी हाल में। अजय जी आप जो बता रहे थे, मैं अब उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं सर। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के कुंडली में कई सारे ग्रह जो है इस तरह का बलवान हो गए। अब उसके भाग्योदय अब अकॉर्डिंग टू ग्रह अलग अलग होंगे, है ना। मान लीजिए अगर सूर्य है तो सूर्य के हिसाब से होंगे, चंद्र है तो चंद्र के हिसाब से होंगे। यानी जैसे मैंने आपको पहले क्या बोला था कि सूर्य अगर एक किसी भी ग्रह की माने कुंडली में शक्तिशाली हो जाता है तो वो कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू। ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक बृहत पराशरी का एक श्लोक है, अकृतो जिनो संमिता गजकरा नेत्राग नया। आप तो फिर बोलोगे संस्कृत झाड़ रहे हो, तो संस्कृत नहीं बोल रहा हूं, छोड़ो। नहीं ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अब क्यों आप बोलते हो क्यों संस्कृत बोल रहे हो, तो संस्कृत नहीं बोल रहा हूं। जो सूत्र मैंने पहले बोला, जो सूत्र अभी बोला, ये 100% ऑथेंटिक है। किसी भी कुंडली में लगा के देख लेना, ये एकदम कंप्लीट आपको 100% सत्य मिलेगा। सर आपने केतु की एज नहीं बताई थी, राहु 48 के बाद केतु का फिर क्या 48 है क्या? वो आपने वो जब केतु लिखवा का रहे थे एज ना मैं चार्ट। जिस दिन जान लूंगा मैं आपको बता दूंगा। नहीं नहीं, अभी आप लिखवा रहे थे ना बहुत सारे